हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में स्केलर एंड वेक्टर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ये जो स्केलर एंड वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 11th क्लास में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस, जिसका यूज 12th क्लास में भी है। यानी ये जो चैप्टर है आप फिजिक्स 11th क्लास में इसको पढ़ोगे और 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट में स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड एक चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यानी ये जो आज का जो क्लास हम देने वाले हैं, ये आज का क्लास आपके लिए 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी इंजीनियरिंग कोर्स में अगर हैं तो वहां भी आपके लिए ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस आज का क्लास को आप लोग अंतिम तक देखने की कोशिश करोगे ताकि जितना सारा चीज आपको बताया जाएगा उन सभी को अच्छे से समझने के बाद आप उसका उपयोग अच्छे से कर सके। ठीक है, तो फिर से आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि आज का ये जो क्लास है हमारा स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड है, जिसे हम लोग हिंदी में अदिश एंड सदिश कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चैप्टर 11th क्लास फिजिक्स में आपका है, फिर 12th क्लास मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट में है। इसके बाद बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप कैंडिडेट हैं तो उसमें भी इसका एक चैप्टर है। ठीक है, और अगर कहीं से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये एक चैप्टर के रूप में आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आज इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इस चैनल में आप बने रह सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास ये स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप 11th क्लास का फिजिक्स का आप स्टडी कर रहे हैं या फिजिक्स में किसी भी चीज का खासतौर पर अगर मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस का स्टडी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज यूज होते हैं जिसे डिस्क्राइब करने के लिए या जिसे समझने के लिए या जिसे कहीं पर दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या जिसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या समझने के लिए या समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए या जिसे डिस्क्राइब करने के लिए या कहीं भी शो करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। तो उस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, चैप्टर है हमारा वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी या सिर्फ स्केलर भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय ओनली बाय ए मैग्नीट्यूड। सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड के द्वारा हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव ए डायरेक्शन, इसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम और सारा लिख सकते हैं, वर्क, पावर, इन सब चीजों में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज, तो ध्यान दोगे, वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दोगे, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector. ठीक है, a vector is denoted by a directed line segment। लाइन सेगमेंट तो आप लोग पढ़े होंगे,
लाइन के बारे में पढ़े होगे, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े होगे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में यहां क्या बताया गया है, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब अगर किसी लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डायरेक्शन नहीं हो, एक तरफ अगर डायरेक्शन हो तो उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। यानी एक वेक्टर को हम लोग ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए देयरफॉर ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए वेक्टर। एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है सो एक प्रकार का वेक्टर होता है। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें किसी एक तरफ डायरेक्शन लगा हुआ हो, एरो लगा हुआ हो। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड ईटीसी। फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, ईटीसी। वेक्टर्स आर डिनोटेड एज, वेक्टर्स को इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए बी है उसके ऊपर हम एरो का साइन दे दिए, ए है जिसे उसके ऊपर एरो का साइन दे दिए, फिर यहाँ पर ए है उसमें भी हम एरो का साइन दे दिए। यानी ये सब जो है सो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर ए वेक्टर ए बी, ठीक है, ए बी एक वेक्टर है जिस वेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, द वेक्टर द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स। इस वेक्टर ए बी के लिए द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स, मतलब इसका जो ए जो पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उसको इस साइड में लिखते हैं और वो उसका क्या कहलाता है, तो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। एंड द पॉइंट बी वेयर इट इंड, जिस जगह पर जाकर के वो इंड हो जाता है, इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट। उसे हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो पोजीशन वेक्टर, ध्यान दोगे। पोजीशन वेक्टर तो सीधे से याद रखोगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का जो भी उसका कोऑर्डिनेट होता है वही उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ए पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसी वेक्टर को हम उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर होगा जिस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर हो। इफ ए पॉइंट P इफ ए पॉइंट P इन अ स्पेस, यानी स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें x y z तीनों होगा, ठीक है। इफ ए पॉइंट P इन अ स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट x y z, P जो है स्पेस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y z दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, ठीक है, जिस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0,0,0 है, ठीक है। देन वेक्टर OP हैविंग O0 एंड ये O है, ठीक है, O एंड P एज इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू OP, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ए वेक्टर AB। वेक्टर AB के लिए हमेशा याद रखोगे वेक्टर AB इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होता है। इस चीज को और आगे बढ़ के आगे जाकर के एक्सप्लेन करके बताएंगे जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताया जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया है, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना उसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड का जो माप होता है उसे हम लोग मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ए मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दोगे, द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, यहाँ मोड लगा देते हैं दोनों तरफ, दो वर्टिकल लाइन से उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का जो उसका लेंथ जो होता है उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब ध्यान दोगे यहां पर, इफ इफ ए वेक्टर है, अगर किसी वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, अब इसमें से आई जे के क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर के बारे में बताया नहीं गया है, बताएंगे। ठीक है, ये जो आई जो है सो यूनिट वेक्टर अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर में इसको बेटर तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो यहां पर अगर इसका हम मॉडुलस अगर फाइंड करते हैं, मोड ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। इसको याद रखोगे। यानी ये क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर या पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। तो ध्यान दोगे, अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है, तो इन सभी एंगल्स का जो कोसाइन होगा, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, वो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर दिया हुआ हो, उसमें आई जे के का जो कॉफिशियंट होता है या कंपोनेंट होता है, या कह सकते हैं कि अलोंग एक्स वाई जेड में जो कंपोनेंट होता है, उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस, if the angles alpha, beta and gamma made by the vector A with the positive direction of x, y and z axis respectively। यानी कोई भी एक वेक्टर के द्वारा A के द्वारा x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया गया है, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया गया है। देन कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स are called direction cosines। The direction cosines are denoted by L, M and N respectively। That is L equal to हो जाएगा cos alpha, M equal to हो जाएगा cos beta और N equal to हो जाएगा cos gamma। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सो ध्यान दोगे। The components of a vector along the x, y and z axis are are called direction ratios। Components of a vector along x axis, y axis and z axis are called direction ratios। That is, अगर एक वेक्टर हमारा दिया हुआ हो इस रूप में, ध्यान दोगे, अगर एक वेक्टर दिया हुआ a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर एक्स वाई एंड जेड। इसका जो कंपोनेंट है या कॉफिशियंट है जो एक्स वाई जेड, इसका क्या कहलाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। ध्यान दोगे, एल, अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का वैल्यू हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा, इन तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ऐसे तो टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स और है, बट 11th और 12th में अगर देखा जाए तो आप लोग को इतने ही टाइप्स ऑफ द वेक्टर पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, सेकेंड है यूनिट वेक्टर, थर्ड है कोइनिशियल वेक्टर, फोर्थ है कॉलिनियर वेक्टर, 5 है इक्वल वेक्टर एंड 6 है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो अब आते हैं इसका डिफिनेशन में। ठीक है, तो जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना, उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, या तो फिर उसे हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर,
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद को इनिशियल वेक्टर, तो जैसा कि यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ ध्यान दोगे, इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो जितने सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब वेक्टर्स अगर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं तो उन सभी को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर, जितने सारे वेक्टर्स पैरेलल हो या तो किसी सिंगल लाइन का पैरेलल हो, उन सभी को हम लोग कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स, जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज अगर इक्वल हो तो उसे हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, तो दो वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन जो है सो जस्ट ऑपोजिट हो, तो उसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे इसका डिफिनेशन में, ध्यान दोगे, जीरो वेक्टर, a vector whose magnitude is 0 is called जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड में ध्यान देना है, डायरेक्शन तो खैर होगा ही होगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो जीरो वेक्टर बोलेंगे। और इसे हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, जीरो के ऊपर अगर एरो का साइन अगर दे दिया जाए तो उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। या इसका एक अनदर डिफिनेशन भी हो सकता है, ए वेक्टर हुज इनिशियल, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर हो उसे हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, जैसे ये ए दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, इसमें भी वही है। तो इस तरह का वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो जीरो वेक्टर कहेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं यूनिट वेक्टर में, ध्यान दोगे। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए, दैट इज ये जो दिख रहा है ये एक गिवन वेक्टर है, ठीक है। इस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना हो तो ए के ऊपर इस प्रकार से कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बट ये जो है सो यूनिट वेक्टर है। द यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है इज डिफाइंड है, इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट निकालना हो या किसी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और एक चीज याद रखोगे, ध्यान दोगे, ये इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है सो वाई एक्सिस है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब फिलहाल इसे हम इस प्रकार से लेते हैं, ध्यान दोगे, ऐसे, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक तीसरा एक्सिस है जो इस प्रकार से है, ये ध्यान दोगे, ये तीनों ध्यान दोगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहीं भी देखोगे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक्स वाई एंड जेड, 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो 3 एक्सिस जो है तीनों एक दूसरे के क्या है, तो परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह का 3 एक्सिस हम यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जैक्टली ऐसा तो दिखेगा नहीं, बट समझना पड़ेगा कि इसी तरह का 3 एक्सिस को हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। ये हम 3 एक्सिस ले लिए, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये फिर इधर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा। फिर इसके बाद ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हम सपोज कर लेते हैं इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस। तो याद रखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है
उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे याद रखोगे, ठीक है। ध्यान दोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। ध्यान दोगे, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। जैसा कि अभी बताए थे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। अब आगे आता है कॉलिनियर वेक्टर। जैसा कि अभी बताए थे, ढेर सारा वेक्टर्स रहेगा बट वो पैरेलल सेम लाइन के होगा, एक ही लाइन के पैरेलल होगा। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल तभी कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारा इक्वल हो जाए। तो ध्यान दोगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दैट इज ए इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर का नेगेटिव क्या है? तो अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तो उसको एक दूसरे का हम लोग नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। तो ध्यान दोगे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर ए बी। एक गिवन वेक्टर ए बी है और उस ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए बी। बट ए बी का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए बी। नेगेटिव ऑफ ए बी, उस नए वेक्टर को ए बी का हम लोग क्या बोलेंगे? तो नेगेटिव कहते हैं। ध्यान दोगे, थोड़ा सा और आगे ध्यान दोगे, इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए बी, दैट इज बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, विच ऑफ दी वेक्टर्स आर कॉलिनियर, इक्वल एंड कोइनिशियल। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें से कॉलिनियर कौन है वो बताना है, कोइनिशियल कौन है सो बताना है, इक्वल वेक्टर कौन है सो बताना है। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट है कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स कौन है? तो कॉलिनियर वेक्टर का मतलब है जो पैरेलल होता है। तो यहां पर ए है, सी है, डी है, ये सबका सब पैरेलल है। देख ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये हम लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसी लाइन के पैरेलल ए है, इसी लाइन के पैरेलल सी है, इसी लाइन के पैरेलल हमारा डी है, मतलब इसी लाइन के पैरेलल हमारा सब है। मतलब एक ही लाइन के पैरेलल जितने सारे वेक्टर्स होंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से? तो वेक्टर ए कॉमा वेक्टर सी कॉमा वेक्टर टी, सॉरी डी, ये क्या आ गया? कॉलिनियर आ गया। सेकेंड में है इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर्स इक्वल तभी होगा जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो यहां पर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, दोनों का लेंथ यहां पर इक्वल है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, यानी क्या आ जाएगा? तो ए एंड सी। इसके बाद थर्ड नंबर को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो ध्यान दोगे, यहां एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से तीन वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन सा वेक्टर? वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये तीनों हमारा को इनिशियल हो जाएगा। वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये तीनों मेरा को इनिशियल वेक्टर है। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर। यानी इसमें जो मेजर्स जो दिया हुआ है इसमें से इसे क्लासिफाई करना है कि वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। तो ध्यान दोगे, इसमें से जो फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट क्या है? 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड किस चीज का यूनिट है? सबसे पहला चीज 5 सेकेंड जो है सो हमारा टाइम का यूनिट है। तो टाइम क्या है? तो स्केलर, तो लिखोगे टाइम स्केलर, ठीक है, ये टाइम स्केलर है। दूसरा में क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब,
तो क्यूब किस चीज का होता है, तो वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम भी स्केलर होता है। तो क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम स्केलर, क्योंकि इन सब में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में है 10 न्यूटन। तो ये तो खैर पता होना चाहिए, यूनिट को देख करके आप लोग को पता लगाना है। न्यूटन जो है सो फोर्स का होता है। ठीक है, और फोर्स में डायरेक्शन होता है, यानी ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर। इसके बाद 4 में है, ध्यान दोगे 4 और 6 में ध्यान दोगे, ये जो है और ये जो है दोनों जो है सो स्पीड को ही बता रहा है, बट इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो उसके अनुसार ये स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी, और ये वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी का होता है, यानी डेंसिटी मेरा स्केलर है। तो यहां पर हो जाएगा स्पीड स्केलर। 5 में हो जाएगा डेंसिटी स्केलर। 6 में है वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान दोगे, ये यूनिट से ही पता लगाना है कि इसमें से कौन हमारा क्या है। ये जो है सो टाइम है, जो कि स्केलर है, तो टाइम स्केलर बता दिए। ये मेरा क्या है, तो वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब जो है सो वॉल्यूम का होता है, तो वॉल्यूम स्केलर होता है, वॉल्यूम हमारा। उसके बाद ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स वेक्टर होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो फोर्स वेक्टर हो गया ये। और ये दोनों लगभग सेम चीज है, इसमें डायरेक्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यानी ये स्पीड है जिसको स्केलर बोलेंगे, ये वेलोसिटी है जिसे वेक्टर बोलेंगे, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब मास बाय वॉल्यूम है, यानी ये डेंसिटी हो गया। डेंसिटी जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो क्या है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, वो साउथ से वेस्ट की ओर में है, वो भी कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। ध्यान दोगे, हम इधर नॉर्थ ले लेते हैं, इधर साउथ ले लेते हैं, इधर ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करना है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ये डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है जिसका डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है हमारा 40 किलोमीटर। डायरेक्शन ये डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन ये दिया हुआ है कि 30 डिग्री वेस्ट की ओर झुकना है, किससे, साउथ से। तो ध्यान दोगे, ये मेरा साउथ है, साउथ जो है साउथ से 30 डिग्री वेस्ट में जाना है, इधर इसकी तरफ, यहां से इधर 30 डिग्री जाना है। तो इधर एक डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे, ये जो यहां से कितना जाएगा, इधर 30 डिग्री जाएगा इधर, यानी ये 30 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ सब कुछ कर देते हैं, वो से लेकर के पी तक। हम मान लेते हैं ये जो लेंथ है हमारा 40 किलोमीटर है, ऐसा मान लीजिए। अगर ओ से पी तक का लेंथ मेरा 40 किलोमीटर है, तो ये जो है हमारा, ध्यान दोगे, इफ ओपी का लेंथ अगर 40 किलोमीटर है, एंड एंगल एस ओ पी इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, देन ओपी इज रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई होप आप लोग का ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ आप समय पर उठा सके। ठीक है, तो अगर आज का क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी अनदर जानकारी आपको चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उस चीज़ को समय मिलने पर बताया जाएगा। ठीक है, और समय पर आप लोग को जो फाइनल एग्जाम होने वाला है या तो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उसके लिए समय समय पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को क्वेश्चन को प्रोवाइड
किया जाएगा। इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय पर लाभ मिलते रहे। ठीक है, अब मैं आरपी यादव नए टॉपिक के साथ फिर से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।